जस्ट अ फ्यू आर लेफ्ट। तकरीबन हमने कवर कर लिए। आपको एक सेट जो है पार्ट ए के नाम से लिंक के ऊपर आपको क्लिक करें तो कल मैंने शेयर कर लिया था। आई थिंक आपने देखा भी होगा। एंड देर आर 2 टेस्ट भी हैं और उसके सॉल्यूशंस भी हैं। वो भी आप इसको देख लोगे और मैंने आपको क्लास में करवा भी दिए थे। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको अपना एक जो बाकी जो क्लासेस आपके साथ रह गई हैं उसका प्लान आपसे शेयर करूँगी। और उसमें आपका जो है एलिमेंट ना सिर्फ टॉपिक्स जो रह गए उनको कंप्लीट करना है, बट उसके साथ-साथ आपकी रिविज़न और एग्ज़ाम प्रैक्टिस। हम तीनों चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसा उसी वक़्त हो सकता है कि जब हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया हो और हमें बैकग्राउंड हमारा जो है वो दैट्स गोइंग टू हैव अ गुड नॉलेज, उसके ऊपर हम बात कर सकते हो। तो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगी। और आपका जो कल होगी संडे में क्लास, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसमें हर जो क्लास संडे को हुआ करेगी, उसमें हम क्या चीज़ करेंगे और वो किस तरह हमें हेल्प आउट करेगी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? और आप ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि दैट्स गोइंग टू बी समथिंग कि आपको जी टॉपिक हम ख़त्म कर लेंगे और आप प्रिपेयर कैसे करेंगे और क्या होगा, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। हम उसकी एक-एक चीज़ का हिसाब रखेंगे, ठीक है? अभी कोई स्टूडेंट जो है दे वर a little worried about the topics which are left and they are given in the syllabus outline. बिल्कुल मुझे मालूम है, मैंने उसको टिक किया हुआ है कि ये वाले हमारे टॉपिक्स कुछ रहते हैं और वो टॉपिक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और जहाँ से मुझे पढ़ाने हैं वो आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो और रिवीजन कराते हुए फिर मैं आपको गाइड करूँगी कि यहाँ से जो एरिया है, वहाँ पे आपको डेफ़िनेटली सवाल आएँगे। तो आई मे टेल यू, आपको जब मैं रिवीजन कराने लगूँगी तो मैं आपको सारा बेसिक टॉपिक्स जो हैं, दिस इज़ कम्युनिकेशन फ्रॉम वेयर यू कैन हैव डेफ़िनेटली द क्वेश्चंस, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो आज हमारा जो मिसलेनियस हमारे टॉपिक का मतलब है कि मिक्स मिक्स किस्म की टॉपिक्स, जिसका पार्ट ए आपके पास 12 सेट के नाम से आपको कल मिल गया होगा। उसी लिंक पे पड़ा हुआ है गूगल ड्राइव के ऊपर। आप जाके उसको नहीं देखा तो देख लो और टेस्ट जो है वो भी कर लो। और कल मैं आपको गाइड करूँगी कि अगले वीक जब क्लास होनी है आपकी फ्राइडे को, तब तक आपने क्या करना है, ठीक है? मैं आपको एक टारगेट दूँगी, आप टारगेट फ़ॉलो करेंगे, उसकी टेस्टिंग मैं करूँगी अगले वीक में। ये सारा मैं भी आपको आपके साथ अभी गाइड करती हूँ, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिलर टॉपिक। इसका अगला अगला सेट मैं स्टार्ट कर रही हूँ और उम्मीद है कि कल तक हमारा ये सारे टॉपिक्स जो हैं ऑलमोस्ट खत्म हो जाएँगे। कोई एक आध चीज़ एक दफ़ा फिर मैं हर्टा मर्फी की बुक और बबी की जो बुक्स आपको रिकमेंडेड है, उसमें चेक कर लूँगी कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है द एग्ज़ामिनर मे कंसीडर लेकिन हमने इसको कवर ना किया हो, ठीक है? तो ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो along with the topic which are given in your syllabus outline. फिलर टॉपिक में आज हम बिजनेस मैसेजेस के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने लगे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको पहले तो ये देखना होता है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है या बिजनेस मैसेजेस होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है, बिजनेस मैसेजेस आर डिस्टिंग्विशेबल, फर्क होते हैं फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशंस बिटवीन फ्रेंड्स थ्रू अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम असल में देखने के जा रहे हैं कि बिजनेस मैसेजेस सोशल कम्युनिकेशन, दोस्तों के साथ गुफ्तगू या कॉन्वर्सेशनल हमारी जो अ, होता है स्टाइल, यानी बात गुफ्तगू करने का, उससे किस तरह फर्क है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, आपने इस पूरे यानी जब से हम क्लासेस पढ़ रहे हैं, अगस्त से हमारी क्लासेस हो रही है, सितंबर भी गुजर गया एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अक्टूबर, अब नवंबर पे हम आ गए हैं। तो आपको मैं एक छोटी सी ये बात बताने लगी हूँ कि देर आर सम स्टूडेंट्स आई नो देयर इंग्लिश इज गुड, दे कैन स्पीक, दे कैन राइट गुड, क्योंकि वो मुझे जब टेक्स्ट करते हैं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि कौन से स्टूडेंट की अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसका ये फोकस होता है कि देर आर मेनी मेनी स्टूडेंट्स जिनकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसको वो लेके चलता है ताकि उसको भी समझ आए और वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करे। और मैं जब लफ्जों के मतलब आपको बताती हूँ, तो वो लोग जिनकी वोकैब्युलरी वीक है, उनको चाहिए कि उनके हाथ में पेंसिल पेन पकड़ा हो और वो ज़रूर एक दफ़ा लिख भी लिया करें।
बेशक आपको स्लाइड्स और आपको ये जो नोट्स मिल जाते हैं, बट स्टिल इफ यू राइट डाउन समवेयर, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है आपके साथ एमसीक्यूज कराना। एमसीक्यूज के अंदर स्पेशली जो वोकैबुलरी आ रही है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं आपको बहुत ज्यादा वार्न कर रही हूँ कि अगर आपको वो नहीं आती तो यू कैन नॉट आंसर। ये एक बड़ी क्लियर बात है, ठीक है? आपको सवाल ही की समझ नहीं आएगी तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए इस चीज का ध्यान हम करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इस वक्त कि बिजनेस मैसेजेस हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मैसेजेस कॉन्वर्सेशन। नंबर वन, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी होती है किनके अंदर? बिजनेस मैसेज के अंदर। स्पॉन्टेनियस मैसेजेस वो होते हैं जो बगैर सोचे बनाए जाते हैं, अचानक हो जाते हैं, और उसमें अचानक होने वाली कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट में जो वर्ड लिखा गया है डेलिब्रेशन, इसका मतलब वो डेलिब्रेटली बनते हैं। बुरे होशो हवास के साथ इंसान जो काम करता है उसे डेलिब्रेटली काम करना कहते हैं, डेलिब्रेशन कहते हैं कि जी मैंने डेलिब्रेटली ऐसा किया है, ठीक है, कॉन्शियसली ऐसा किया है, मुझे पता था। लेकिन स्पॉन्टेनियस होता है अचानक हो जाना, कि आपकी जो अ, बात जो है वो अचानक ही हो गई थी, और आपने प्लान ही नहीं किया था, विदाउट प्लानिंग हो गई थी। तो विदाउट प्लानिंग नहीं होते, लैक करती है ये चीज, स्पॉन्टेनिटी लैक करती है, डेलिब्रेशन मौजूद होती है। दूसरा है इम्पर्सनैलिटी। देखो, पर्सनैलिटी, या आप कहेंगे ये क्या होता है? इम्पर्सनैलिटी लफ्ज क्या है? इम्पर्सनल वो चीजें होती हैं जिसमें हम किसी की प्रेजेंस का ख्याल नहीं करते। इसका मतलब है कि ये किसी खास पर्सन के लिए या किसी खास पर्सन की तरफ से नहीं होती। इट मीन्स आई एम नॉट इंक्लूडिंग माई लाइकिंग, माई डिसलाइकिंग, सो इट इज नॉट पर्सनल, इट इज इम्पर्सनल। तो हमने इसको बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना, ड्राई होती है और एक इंफॉर्मेशन होती है, ना कि हम आपको महसूस करें कि भाई आपको चीज अच्छी नहीं लगी तो ठीक है हम मैसेज बदल देते हैं। ये कैसे हो सकता है? जब आपको एक बैड न्यूज आपको देनी है कि जी आपने कंप्लेंट की है, आपने कहा जी कि आपके जो चीजें आपने भेजी वो खराब थी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि गलती आपकी है, तो मैं उसमें क्यों अपनी बात चेंज करूंगी, मैं ये सोच करके आपको बुरा ना लगे। तो इसका मतलब है कि इसमें ना मैं हूं ना आप हैं, बल्कि असल बात है, इसलिए इसको इम्पर्सनैलिटी कहती है, इट इज नॉट पर्सनल। दूसरी है फॉर्मेलिटी। इसलिए तो आपको वैसे ही समझ आ गया कि बहुत फॉर्मल होती है, आपने फॉर्मली उस इंफॉर्मेशन को देना है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्रुप जिससे आप बात कर रहे होते हो, तो या टीम की तरफ से होती है, तो इसमें बड़ी फॉर्मेलिटी है। या उसका तरीकाकार फॉर्मल है, जैसे खत लिखते हैं तो बड़े एड्रेसेस लिखते हैं, साइन होते हैं, और उसको लेटर हेड पे निकालते हैं, तो इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं। उसके बाद है ब्रेविटी। ब्रेविटी कहते हैं छोटा करने को, छोटी चीज। तो हमेशा ब्रीफ होती है, टू द पॉइंट होती है। जैसे कि 7 C's में हमने कंसाइजनेस पढ़ी थी, ठीक है? तो वो इट इज गोइंग टू बी अ ब्रीफ मैसेज। इसके बाद है, ये बात खत्म हो गई, 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। स्पॉन्टेनियस नहीं होती, पर्सनल नहीं होती, इनफॉर्मल नहीं होती, और लॉन्ग नहीं होती। तो बाकी ये सारे पॉइंट्स हैं, ये होती है। इसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है, की एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। यानी अगर हम मैसेज, यानी किसका स्टाइल? बिजनेस मैसेज का। जब हम कोई बिजनेस मैसेज लिखते हैं तो वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए, उसके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है उसकी टोन ऐसी हो और इसका सोर्स ऐसा हो कि ये कहाँ से खबर आई है, उसके अंदर अथॉरिटी होती है। आप समझे कि एक नोटिस बोर्ड पे अगर कुछ लगा है, आप नोटिस पढ़ते हैं, एक किसी ऑफिस में है, किसी यूनिवर्सिटी में है, तो उसके अंदर अथॉरिटी है ना, वो नोटिस पढ़कर आप उसको फॉलो करेंगे, तो दैट हैज अथॉरिटी। इसी तरह खत है, रिपोर्ट है, उसके अंदर अथॉरिटी होती है। नंबर 2 है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है दिस इज हाईली ऑब्जेक्टिव। अब आपको मैं फिर ये लफ्ज ऑब्जेक्टिव आज के नोट्स में दोबारा आएगा। ऑब्जेक्टिव के 2 मतलब आपको सिखाए हैं मैंने। एक ऑब्जेक्टिव मकसद को कहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कहते हैं ऐसी अप्रोच जिसमें आप पर्सनल नहीं होते, यानी न्यूट्रल रहते हैं। तो यहाँ पर आपके लगेगा ऑब्जेक्टिविटी यानी न्यूट्रल होना, यहाँ पर इम्पार्शियल होना। आपको इसी लाइन में एक लफ्ज नजर आ रहा है, इम्पार्शियल। तो आप जब
लिखते हैं, कोई खत लिखते हैं, बिजनेस मैसेज लिखते हैं, तो वो इम्पार्शियल होता है, यानी ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है रूल्स और रेगुलेशन का ख्याल रखता है, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन का मतलब है इफ आई एम सेंडिंग यू अ मैसेज, इट इज फॉलोइंग ऑल द रूल्स विच आई शुड। मुझे जो भी, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई लीगल जो है मसला ना खड़ा हो जाए, तो आप इसे कहते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, और आपको मैसेज जो है वो आपको सही पहुंच गया। इसके बाद है इफेक्टिवनेस। मैसेज इफेक्टिव होना चाहिए, यानी एफिशिएंट होना चाहिए, और आप जो बात समझाना चाहते हैं वो चली जानी चाहिए। उसकी बात है एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि उसका मतलब है कि इनपुट जो मैंने डाला, आउटपुट उससे ज्यादा अच्छा निकला, तो ये ज्यादा एफिशिएंट हो गई। तो आपने एक सक्सेंट एक लफ्ज नजर आपको शायद आ रहा है, इसका मतलब है शॉर्ट बट क्लियर। तो आपने बहुत ही शॉर्ट लेकिन क्लियर सक्सेंट लफ्जों में, एक्सप्रेशन में आपने चीज को लोगों को कन्वे करना है। इसके बाद है पब्लिक रिलेशन आप बनाते हैं। पब्लिक रिलेशन बनाने का मतलब है कि द कंपनी दैट इज राइटिंग अ मैसेज, और या ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कोई मैसेज आप लिख रहे होते हो, तो आप इसमें क्या करते हो, आप अपना पब्लिक रिलेशन बनाते हो। पीपल दे कंसिडर यू अ गुड कंपनी, और आपकी गुडविल बेहतर हो जाती है। तो ये पॉइंट्स हैं, अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रूल्स रेगुलेशन का ख्याल, इफेक्टिव होना, उससे अच्छा असर निकलना, एफिशिएंसी होना, फायदामंद होना, पब्लिक रिलेशन बनाना। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। ये ऐसे नहीं होता कि एग्जैक्टली यहाँ से आपको इस तरह से सवाल आएगा कि आप मुझे बताएं, लेकिन तरतीब बताएं। ये ज्यादातर सिर्फ आपको इसका नॉलेज रखना है, जितने भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ। आपके पास एक सेट आ चुका है एक्स्ट्रा का, और दूसरा ये सेट है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास, अब जो मैं बात करने जा रही हूँ ना, ये मैंने इसको हाईलाइट किया, इसको नोट कर लेंगे आप। ये आपको पेपर में इसी तरतीब से पूछा जा सकता है। ये इस तरह का मटेरियल है जो मैं अभी इस वक्त शेयर कर रही हूँ, 2 पॉइंट, जो कि बहुत सारी बुक्स में इसी तरह दिया गया है। मैं जब तक कि वहां पर पहुंचती हूँ, इससे पहले पैराग्राफ में जो लिखा है मैं आपको बताना चाहूंगी। बिजनेस मैसेज की मैंने प्लानिंग कर ली है, एक टॉपिक नया आ गया। पहले पीछे क्या पढ़ा आपने, बिजनेस मैसेजेस की क्वालिटीज क्या होती हैं, वो कैसे आपको देना चाहिए, उसके अंदर क्या होता है, और वो दूसरी गुफ्तगू से कैसे फर्क होता है। यहाँ पर देख रही हो, मैनी ऑर्गेनाइजेशन, particularly large organization, will have a suite of standardized house style template documents. इस पूरी बात का मतलब क्या है? स्वीट कहते हैं एक कॉम्बिनेशन या एक से ज्यादा चीजों के होने को स्वीट कहते हैं। आपको लग रहा होगा सूट लफ्ज है, नहीं सूट नहीं है, ये स्वीट है। और स्वीट का लफ्ज आप ये भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल पता होगा, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि जैसे आप किसी होटल में ठहरते हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे, हमें बेडरूम्स नहीं चाहिए, हमें स्वीट्स चाहिए, ठीक है। स्वीट क्या होता है, एक रूम से ज्यादा, 2 कमरों का, 3 कमरों का सेट होता है, या इस तरह से सेट बना होता है कि उसमें एक दो, यानी जैसे फैमिली है, उनके बच्चे भी यंग हैं, दे कैन लिव टुगेदर, तो वो आप एक स्वीट में रहते हैं। एक यूनिट सी होती है इंडिविजुअल, जिसके अंदर आपको एक स्टोव भी शायद हो, माइक्रोवेव अवन भी है, छोटा सा किचन सा बना होता है, कैबिनेट होते हैं, और ये आपको एक से ज्यादा बाथरूम्स होते हैं, तो वो आपको स्वीट कहते हैं। अब इसी तरह स्वीट आपको प्लाजा में मिलता है। आपने एक ऑफिस खोलना है, आपको एक कमरा नहीं चाहिए, आपको ज्यादा कमरे चाहिए, तो एक यूनिट आप लेते हो, दैट्स कॉल्ड स्वीट। तो यहाँ पर स्वीट से मुराद है कि एक यूनिट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड हाउस स्टाइल टेम्पलेट डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट कहते हैं नमूने को, डिजाइन को, ठीक है। हाउस स्टाइल टेम्पलेट मीन जो कि आपकी कंपनी का अपना एक डिजाइन होता है। आपकी हर कंपनी को अगर आप देखें तो उनका अपना लेटर हेड का एक स्टाइल होता है, या उनके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका एक अपना स्टाइल होता है। पेज की क्वालिटी से लेकर उसके ऊपर उसका लोगो या उसका ट्रेडमार्क प्रिंट होता है, उस पे एड्रेसेस प्रिंट होते हैं, उनका एक तरीका होता है। तो वो कहते हैं बिजनेस जब हम बनाते हैं तो ज्यादातर पहले से ही एक हमें स्वीट ऑफ टेम्पलेट्स या नमूने मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। However, there will still be circumstances
when employees need to use significant judgment when creating truly original business communication. इसके अलावा आपको डिजाइन तो मिल गया, अब तुमने मैसेज क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, बहुत सारी चीजों को तुमने कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद है अगला पैरा, वेयर पॉसिबल इट हेल्प्स टू प्लान द कम्युनिकेशन, दिस इज easier for written messages which can be drafted and redrafted before the final version is sent. Spoken communication lends itself less well to such careful planning, although it is still possible. इस पूरी बात का सिर्फ ये मतलब समझ लो कि रिटर्न आसान है इस मामले में, क्योंकि रिटर्न आप लिखते हो, उसको ड्राफ्ट किया, उसमें गलतियां निकली, उसको रीड्राफ्ट किया, और जब तक कि तुम भेज ना दो खत को, वो तुम्हारे पास है, ठीक है, उसको आप ठीक करो। लेकिन जब बोल देते हो तो फिर तुम्हारे पास नहीं रहता, वो चला जाता है। तो ये चीज है, थोड़ा ध्यान करेंगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए पैराग्राफ थे, इस पर अपने आप को ज्यादा परेशान मत करें। आगे जो मैंने येलो कलर का आगे हाईलाइट है वो हम देखेंगे। 4 की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्लानिंग। अब आपको मैं ये बताऊं इसको कैसे, क्या आप याद किस तरह से करेंगे। की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैसेज के हैं, ये 4 आपको मैंने एक ही दफा दिखाने के लिए एक जगह इकट्ठे कर दिए। चाहे आप खत लिखो, चाहे आप स्पीच करो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन बनाओ, चाहे कोई रिपोर्ट लिखो, इस सारी कम्युनिकेशन की प्लानिंग 4 बेसिक एलिमेंट्स में। एक है ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव से फर्क हो गया, खुद ही समझ आ जाएगा आपको। यहाँ हमें एलिमेंट है, ऑब्जेक्टिव का मतलब मकसद, यानी पर्पस। मेरा पर्पस क्या है, एम क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। आपने एक मैसेज देना है, तुम्हें क्या चाहते हो कि आपका रिसीवर करेगा, रिसीवर को आप ऑडियंस भी कहते हैं, आपका ऑडियंस क्या करेगा, आपने ये देखना है, आपका पर्पस क्या है। नंबर 2, आपका ऑडियंस है कौन, आपने सब कुछ सोचना है। और वो मैसेज को कैसे लेगा, मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करेगा, वो कैसे इस चीज को समझ पाएगा। तो आपने क्या है, इस तरह से इसको यानी अंडरस्टैंड करना है कि इंटरप्रेट कैसे करेगा। फिर स्ट्रक्चर, उसका यानी कंटेंट क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है, उसकी ऑर्डर तरतीब क्या है, फॉर्मेट कौन सा लूं मैं, और एम्फेसिस का मतलब है किस बात पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, ये उससे आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप कहेंगे ये इसका क्या मतलब है। देखो, स्ट्रक्चर इज द पैटर्न ऑफ योर मैसेज। तुमने कौन सी बात पहले रखी, कौन सी बात बाद में रखी, कौन सी इंट्रोडक्शन में है, कौन सी कंक्लूजन में है, ठीक है। और अगर तुमने कोई लंबा है रिपोर्ट है, उसने कौन कौन सी हेडिंग्स लगाई है तुमने, तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो उसी तरह से वो स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा। और आपको ये पता है, वैसे हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपकी बिल्डिंग साथ वाले ऑफिस की बिल्डिंग से बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। अगर आप पब्लिक डील करते हैं तो आपके ऑफिस जो है, जो वर्किंग कर रहे होते हैं, वैसे पब्लिक डीलिंग फ्रंट पे होगी और वर्किंग पीछे हो जाएगी। तो इस तरह करके आपका सिस्टम होता है, ठीक है। या आपको प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो आगे आप ऑफिस रखते हैं, प्रोडक्शन आपकी पीछे हो रही होती है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाते हो। सेम इज द केस विद द स्ट्रक्चर ऑफ योर मैसेज, आप कैसे उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके बाद है उसका स्टाइल क्या होगा। इस स्टाइल में आपकी लैंग्वेज का स्टाइल, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, विजुअल एड देनी है कि नहीं, ये सारा कुछ करने के लिए आप अपनी स्टाइल को देखेंगे। तो ये आपको पेपर में अगर सवाल आता है कि एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव, ऑडियंस, स्ट्रक्चर, स्टाइल, ये आपने इसको याद कर लेना है। इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव में मैं हल्का सा आपको रफली बता देती हूँ कि अगर कोई मैसेज लिख रहे हो, ये अब आपको ये इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना, ये सिर्फ समझना है। आपके किसी खत के, किसी रिपोर्ट के क्या क्या मकसद हो सकते हैं। टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना चाहते हो, आपने कोई उसको रिस्पेक्ट देते हो, किसी को लॉयल्टी शो करना चाहते हो, आपने खत लिख दिया, कोई बात लिख दी, कोई मैसेज लिख दिया। कंफर्म कोई चीज करनी है, कोई चीज रिक्वेस्ट करनी है कि आप मुझे भेज दें, कंफर्म करनी है कि हाँ जी मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मेरा ऑर्डर आपके पास आ गया है। परसुएट करना है, कन्विंस करना है, ठीक है। आपने मैसेज, जैसे कल मैंने आपको एमसीक्यूज में बताया था कि आप अपने मैसेज को सेल कर रहे हो, आप अपनी प्रपोजल को सेल कर रहे हो।
तो आपका परसुएड करना है। परसुएड का मतलब है कन्विंस करना। जब हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं जी किसी को, जैसे मैंने कोई बात कही, मसलन हम चलें जी अभी चलते हैं हाई टी पे चलते हैं, तो हमने पैसे पूल किए, पूरी क्लास इकट्ठी की और हम हाई टी पे चले गए, ठीक है। अब हाई टी पे चलते हैं तो आप सारे बैठे हुए हैं, तो मैं अगर आपसे कहती हूँ हाई टी पे चलते हैं, तो लोगों ने ऐसे ही कोई ड्राई सा जवाब दिया मुझे, किसी ने नहीं बोला। इसका मतलब है दे आर नॉट बाइंग माई आइडिया। हम बाय का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं डू यू बाय माई आइडिया, क्या तुम मेरा आइडिया बाय करते हो? आपने कहा जी नहीं, हमने नहीं जाना, और रिजल्ट आने वाला है और आपको चाय की पड़ी हुई है। तो स्टूडेंट जो है आपस में हमेशा, या चाय से मुराद, या चाय की बात थी, हाई टी की मैं बात करी थी, या खाने की पड़ी हुई है, तो परसुएट कन्विंस करना ताकि लोग आपके आइडिया को बाय करें। उसके बाद टू इन्फॉर्म करना, तो ये पर्पज हो सकता है। अब आपको मैं एक सिनेरियो पढ़ाने लगी हूँ। मैं इसलिए पढ़ाने लगी हूँ कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इस सिनेरियो को समझिए। हुआ ये, और ये सिनेरियो जो है और ये कुछ पार्ट जो मैं पढ़ रही हूँ आज, ये सीए की बुक से है। बच्चे बार बार पूछते हैं किस बुक से आप करा रहे हैं। आप, मेरा ख्याल है कि अगर आप नोट्स आपको मिल जाते हैं, आप उसको पढ़ लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपको गाइड करूंगी कि कौन सी चीजें हैं। आपके साथ मैं पूरा आपको यानी कॉपरेट करूंगी, आपके साथ आपको गाइड भी करूंगी किस तरह से करना है। मैंने क्लियर किया है मैसेजेस में बहुत दफा आप लोगों को कि आपके पास सीए की बुक जो है उसमें से कुछ मटेरियल, आईसीएमए की बुक है कुछ उसमें से मटेरियल, मर्फी की बुक से कुछ मटेरियल लेकर, या बवी में कुछ दिया है वो मैं आपका मटेरियल डाल डाल देती हूँ, और सारा कुछ आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ और आपको नोट्स बनाकर दे देती हूँ। आप उसको पढ़ लें। और मैंने इसीलिए आपसे कहा था अगर आपको ज्यादा पढ़ने का उसका है इसके अलावा, तो आपके पास कैप्लन की बुक है, आप उसमें से रीड करो, विच इज परफेक्टली फाइन। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि उसमें से आप एमसीक्यू जरूर कर चुके होंगे, उसके हर चैप्टर के एंड में है। आप अक्सर अपनी थोड़ी सी तैयारी का अंदाजा करें और एक जगह नोट कर लें कि आप जो है क्या क्या आपने कर लिया है और क्या करना है, और मैं भी आपके साथ एक दफा रिवाइज कर दूंगी सारी बातें, ठीक है। अच्छा, अब हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ देख रही थी कि क्लास का थोड़ा सा टाइम गुजर जाए और जितने भी स्टूडेंट मुझे ज्वाइन कर सके मैक्सिमम वो कर लें। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाद में सुनते हैं, लाइक रिकॉर्डिंग सुनते हैं, लेकिन सबके लिए इंफॉर्मेशन ये देने लगी हूँ मैं कि इंशाल्लाह कल का दिन मिसलेनियस टॉपिक्स का उम्मीद है सब खत्म हो जाएंगे। अब आपने अगले वीक से हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम जो टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे केस स्टडीज रह गए अभी, आपकी स्पीच कुछ पार्ट्स हैं, इंटरव्यूज क्या होते हैं, वो सारे कुछ एरियाज आपके भी रह गए हैं, हम उस पर काम करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। साथ साथ मैं आपको हर संडे को जो लास्ट क्लास होगी, जैसे कि कल भी होगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको गाइड करूंगी वीक का आपका मार्क क्या है, टारगेट आपका वीक का क्या है आपके पास, कि आपने टारगेट अचीव करना है, आपने क्या क्या पढ़ना है, मैं आपके साथ हर संडे को बताया करूंगी। हर संडे को हम लेटर वाला और रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट किया करेंगे। आपको मैं कुछ लेटर्स दूंगी, कुछ रिपोर्ट्स जैसे दिया, अभी लेटर से शुरू करेंगे। एक दफा मैं आपको एक सिचुएशन दे दूंगी, आप अपनी सिचुएशन फौरन लिखेंगे। आई गिव यू लाइक 5 मिनट्स, आप जल्दी से इसका फॉर्मेट कर लो। आपने फॉर्मेट कर लिया, फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि देखो ये है आपका फॉर्मेट, आपको शो कर दूंगी। फिर मैं आपको उसके ऊपर सिचुएशन पर स्टार्ट दूंगी और फिर मैं आपको स्पीड अप करूंगी। जैसे मैंने एक सिचुएशन दी, हरी अप, राइट डाउन स्टार्ट, और पॉइंट्स लिखो, कंक्लूजन लिखो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा, फिर मैं आपको इसके साथ सोल्यूशन शेयर कर दिया करूंगी। तो ये चीजें हम संडे को लेटर पर काम किया करेंगे, लेटर एंड देन रिपोर्ट्स पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपके टॉपिक रह गए वो करेंगे। हर संडे को टारगेट जो देना होगा उसको रिवाइज कर दिया करूंगी एक दफा कि देखो ये तुम लोगों ने पढ़ना है, और जो बाकी 2 दिन है उसमें बाकी जो टॉपिक रह गए हैं वो करने के साथ साथ एमसीक्यूज किया करेंगे। क्लियर हो गई बात? और एमसीक्यूज का मेरा फोकस क्या होगा, जो टारगेट आपको पढ़ने को दूंगी मेरी कोशिश होगी कि उनमें से एमसीक्यूज आपको दूं, ताकि आप साथ साथ अपने आप को चेक करते जाएं। और जब आप एमसीक्यूज मेरे साथ करेंगे, आपको फिर इंशाल्लाह गारंटी
यू विल ऑल पास। अब उम्मीद दुआ तो यही की जाती है कि आप सारे लोग जो है पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस दोनों चीजों पे ध्यान करना है कि आपको अच्छे लेटर रिपोर्ट लिखनी भी आए और साथ साथ आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये मैंने आपको प्लान बताया है और कल से हम इस प्लान पे अमल करना शुरू करेंगे। कल मैं आपको एक लेटर जरूर कराऊंगी और फिर मैं अगले वाला जो टारगेट है वो आपको जरूर दूंगी। दो चीजें आपके साथ कल जरूर होंगी संडे को, ताकि पूरा वीक मुझे भी तसल्ली हो कि लोग जो है, स्टूडेंट जो हैं, दे आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब है मेरी और आपकी बात एक ही है। मेरी और आपकी बात जो है हम एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और अगर आपको कुछ चीजें जैसे कि अली मर्दान बच्चे ने मैसेज किया था ग्रुप में कि बच्चों को जो लगता है कि ये टॉपिक हमने करना है, या आपको कोई फ्रेंड कोई बताता है कि ये टॉपिक भी करना है, तो आप यू आर वेलकम, आप मुझे शेयर करें। आपका सीआर जो है मुझे डायरेक्टली बता दे, तो हम जरूर उसको मैं नोट करूंगी और फिर मैं उसको भी जरूर आपके साथ करा लूंगी एंड आई विल जस्ट उसको असेस कर लूंगी कि किस हद तक वो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक हो गया? तो अब हम ऐसा करने लगे हैं कि पढ़ते हैं। ये एक सिनेरियो, एक लेटर है कंप्लेंट का, ठीक है जी। इसमें होता क्या है, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। यास्मीन एक खातून है, रिसेंटली परचेज अ फूड ब्लेंडर। आप ब्लेंडर होता है फूड का, यानी जूसेस वगैरह जिसमें आप बनाते हो, आप जो भी बनाते हो, मिल्क शेक बनाते हो, विच अनफॉर्चुनेटली ब्रोक आफ्टर ओनली 1 वीक। यहाँ ब्रोक से मुराद टूटना भी होता है और एक हम कहते हैं ब्रेक डाउन। माई कार ब्रोक डाउन, खुदा ना खास्ता इसका मतलब नहीं गाड़ी जो है टूट गई, टुकड़े हो गई। ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। तो वो मे बी ब्रोक डाउन, खराब हो गया। शी विशेस टू कम्युनिकेट विद द सप्लायर टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये खत जो लिख रही है, उसने क्या, क्यों लिख रही है? उसका मकसद ये तो नहीं ना कि मैंने सारा गुस्सा निकालना है। उसका मकसद कुछ और है। ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? नंबर 1, रिसीविंग अ रिप्लेसमेंट फूड ब्लेंडर। पहला मकसद ये होगा कि फूड ब्लेंडर जो है वो मैंने रिप्लेस करना है। और आपको पता है, थोड़ी सी मुझे ज्यादातर लड़कियां और इस वक्त डायरेक्टली सुन रही होती हैं, तो आप मुझे उम्मीद है बुरा नहीं मनाएंगी सब बच्चियां। तो आपको इस बात का पता है, खवातीन जरा ज्यादा टची हो जाती है ना, वो बस जान नहीं छोड़नी जब तक एक नया ब्लेंडर नहीं मिलना है ना। अनलेस अंटिल कंपनी है सम पॉलिसीज और फ्रॉम अ कंपनी, तो फिर तो कंपनी आपको कभी नहीं कंपनसेट करेगी ना। तो खवातीन जो है उन्होंने इस चीज को नहीं करना, और उन्हें कहना है कि भाई ब्लेंडर भी चेंज करो और साथ मेरे उबर के करीम पे मैं आई हूँ उसके पैसे भी दो। ठीक है, तो फिर जान छोड़नी है मैंने। तो फन में कह रही हूँ। अच्छा, रिसीव अ रिप्लेसमेंट फूड ब्लेंडर, मुझे आप रिप्लेस करके दें क्योंकि एक हफ्ता तो हुआ है मुझे। आई डिजर्व, मेरे अब वापस होना चाहिए। उसका है रिसीव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द फॉल्ट अकर्ड। और मुझे मेरा एक और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि मुझे प्लीज बताओ ये फॉल्ट क्यों आया, एंड एश्योरेंस इट विल नॉट री अकर, और एश्योरेंस दो कि ये दोबारा नहीं होगा। अब ये क्या कौन सी गारंटी है कि तुम मुझे एक फूड ब्लेंडर दे दो, मैं घर जाऊं, तुमने वही फिर दे दिया, फिर खराब हो गया? ये किस चीज की तुम एश्योरेंस दो? उसके बाद है बी कंपनसेटेड, मुझे कंपनसेशन दो फॉर द कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग द ब्लेंडर एंड हर इनकन्वीनियंस। देखा, बात आ गई ना। मैं वापस आई हूँ, पेट्रोल लगाया मैंने, या मैंने जिस पे भी सफर किया है मैंने, उसके पैसे, वो खड़ा है ड्राइवर, दे पैसे इसको, ठीक है। द ब्लेंडर एंड हर इनकन्वीनियंस, और मुझे जो भी परेशानी आई है उसको कंपनसेट करो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, व्हेन प्लानिंग द कम्युनिकेशन, यास्मीन विल नीड टू फैक्टर इन मीन कंसिडर करना, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को रखेगी। उसमें लिखते वक्त वो क्या बताएगी, इन्फॉर्म द सप्लायर ऑफ द फॉल्टी ब्लेंडर। खत में पहले बताएगी कि मेरा ब्लेंडर खराब है। परसुएड देम, उनको कन्विंस करेगी दैट शी हैज अ लेजिटिमेट क्लेम। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी, इलेजिटिमेट होता है गैर कानूनी। लेजिटिमेट क्लेम, क्लेम मीन दावा। आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको याद होगा जब मैंने लेटर्स आपको लिखवाए थे, मैंने बताया था क्लेम लेटर्स या कंप्लेंट लेटर एक ही मतलब है। आपको ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि कंप्लेंट लेटर्स आर आल्सो कॉल्ड क्लेम लेटर्स।
क्योंकि आप क्लेम कर रहे होते हो। तो उसने परसुएड किया है कि मेरा क्लेम लेजिटिमेट है, कानूनी है, मेरा पास पूरा हक है, आई डिजर्व कि मैं तुम्हें वापस भी करूं और तुम मुझे नुकसान पूरा करो। और रिक्वेस्ट रीड्रेस, लफ्ज रीड्रेस आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हो। रीड्रेस का मतलब है कंपनसेशन, ठीक है, कि आपने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे कंपनसेशन दो, इसके बदले में कुछ, यानी मेरा मसला हल करो। तो ये आपको बताना सिर्फ चाह रही थी कि आपको पेपर में सवाल आ सकता है, एक सिनेरियो देकर वो कहेगा कि इस खत लिखने वाले का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आप कहेंगे बेसिक ऑब्जेक्टिव जो सबसे ऊपर में लिखा है, रिसीविंग अ रिप्लेसमेंट फूड ब्लेंडर, उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है। तो और उसने इस तरह खत लिखा। अब हम इसी चीज को सामने रखते हुए एक सिचुएशन यानी एक और चीज समझ रहे हैं। अब हमें दो चीजें याद रखनी है आज के जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं। एक तो आपको पीछे मैंने वो जो ऑब्जेक्टिव और वो सारा कुछ बताया है स्ट्रक्चर, वो आपने याद रखना है। और दूसरा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज का कुछ होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी कुछ होता है। जैसे अगर कोई सोचता है कि जी मैं एजुकेशन क्यों हासिल कर रहा हूँ, लोग कहेंगे मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जॉब मिले और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक अच्छा स्टेटस बनाऊं या मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आप किसी भी सिचुएशन का बताएंगे कि आ, आ, कि आपका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है। जी अली मर्दान, आप क्या कह रहे हैं? What if there is a policy of no repairing after 1 week and if it is also agreed, or either there is a policy of no repairing? हाँ ये तो ठीक है ना, तो है नहीं तो तुम जवाब दोगे ना, तुम उसको पॉलिसी पढ़ाओगे। देखो बीबी, जब तुमने खरीदा था तो तुमने ये लेकर गई हो, तुम्हें मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है। इसीलिए एक बात याद रखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को आम जिंदगी के लिए गाइड करती हूँ। मैं पता उन्हें क्या कहती हूँ, किसी भी चीज के लिए साइन करने से पहले उसको पूरा पढ़ा करो। मिसाल के तौर पर कल को तुम्हें नहीं पता तुम जॉब के लिए बाहर किसी मुल्क में जा रहे हो, ठीक है, या तुम हायर स्टडीज के लिए बाहर का वीजा, स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो, या तुमने घर बनवाना है और तुमने किस्तों में पैसे देकर घर के करना है सारा, उस पूरी इतना बड़ा वो तुम्हें मैनुअल देगा, पूरा पढ़ा करो, ठीक है, ताकि उसके किसी क्लॉज में कोई ऐसी बात ना हो जो तुमने इग्नोर कर दी और बाद में तुम क्लेम ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिल्कुल सही है कि आप हो सकता है, अब देखा ना, आपने देखा होगा अक्सर जब हम जाते हैं कोई चीजें बाय करने तो लोग कहते हैं ये चाइना की है चीज, हम इसकी गारंटी नहीं देते, इसकी कोई वारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स फाइन, फिर क्यों आए हो वापस, ठीक है ना। तो फिर आपने अगर रिपेयर कराना है तो यू हैव टू पे, आप उसके पेमेंट करेंगे और जो करेंगे। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता, हम इतना इसको एग्जेजरेट कर रहे हैं। ऐसा ही होता है कि आपके पास वारंटी होती है, आप आते हो और उसमें आपकी रिपेयरिंग करके देते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, पार्ट्स रिप्लेस कर देते हैं, ब्ला ब्ला, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जी। तो हमें हो सकता है सिनेरियो को बताए और पूछे इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आपने यहाँ पर एक छोटी सी फिर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि एडवर्टाइजिंग का चॉकलेट बार, आपने चॉकलेट बार की एड बनाई, आपने लोगों को चॉकलेट बार बेचनी है, तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भला क्या है? आप कहेंगे सीधी सी बात है, हमारी कंपनी है, हमने पैसा कमाना है, हम चॉकलेट बार सेल करेंगे, ऐसे ही है ना। तो इसका बेसिक यही है। अब आप देखिए इसके नीचे, हम इसको देख रहे हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू परसुएड कंज्यूमर, जो आप एंड कंज्यूमर जैसे आप और मैं अगर चॉकलेट खा रहे हैं तो हमें कन्विंस किया जाए टू परचेज योर कंपनी चॉकलेट बार कि ये ज्यादा अच्छी है। हाउएवर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कन्विंस द कंज्यूमर दे नीड अ चॉकलेट बार, उसको कन्विंस करना कि तुम्हें बड़ी जरूरत है चॉकलेट बार की, है ना। तो इसके लिए तुम अब अभी पढ़ते हैं इसको हम दोबारा से। टू कन्विंस द कंज्यूमर दैट योर ब्रांड इज द ओनली इज द वन दे शुड बाय, तो मेरा हमारे इस ब्रांड को खरीदो। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव को हम फर्दर ऑब्जेक्टिव में अगर ब्रेक करें तो पहला ऑब्जेक्टिव था ना कन्विंस करना, उसके लिए कंज्यूमर इज हंग्री,
लैक्स एनर्जी। और आपको पता है जितनी भी मार्केटिंग होती है उसके पीछे हमेशा एक और आपको बात याद कराती हूँ। अगर आप सबने आपके नोट साथ साथ पढ़े हैं तो आपने 7 सीज में यू एटीट्यूड पढ़ा था, ठीक है? उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस पे फोकस करना है। जितनी मार्केटिंग होती है वो ऑडियंस को फोकस करके चलती है। मिसाल के तौर पर आजकल 2 एड्स में बहुत ज्यादा टीवी के ऊपर नजर आती हैं। उसमें क्या है, एक ऐड है जिसमें वो कहता है कि बुढ़ापा जो आप पर नहीं तारी हो सकता, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं वैसे याद, लेकिन इस तरह की कोई बात है कि आप बूढ़े हो रहे हैं लेकिन आप फिर भी जवान रहना चाहते हैं, बूढ़े यानी बुढ़ापा पे असर नहीं करेगा, यू वांट टू बी एक्टिव, तो उसके लिए एंश्योर पियो, ठीक है? तो एंश्योर जो है वो तो आपने बेचना है ना, आपने फॉर्मूला बनाया, आप बेचना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको इस तरह परसुएड कर रहे हैं कि यू नीड इट। और दूसरा वो एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें वो डिफरेंट एज ग्रुप की खवातीन है, वो कहती हैं अभी तो मैं जवान हूँ, है ना? वो ये कहती है ना, उसमें सारे यंग बच्चे जो हैं वो तो हंसते होंगे। तो वाकई बच्चों, तुम्हें नहीं पता जब बुढ़ापा अक्सर जब बंदा बूढ़ा होता है ना, उसको समझ ही नहीं आती कि कैसे वक्त गुजर गया है। तो वो कह रही है कि अभी तो मैं जवान हूँ, तो उसके लिए ऐड किस चीज की है? कैल्शियम टैबलेट है, वो आप खाएं। तो ये है तरीका आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। दूसरा लिखा हुआ है बाइंग अ चॉकलेट बार वुड बूस्ट योर एनर्जी एंड सेटिस्फाई द हंगर। और फिर लिखा है बी पॉइंट था कि हमारा ब्रांड खरीदो, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेट द एडवर्टाइजर हैज एक्सपीरियंस इन जजिंग टेस्ट, शेयर रिजल्ट ऑफ अ लेबोरेटरी टेस्ट और अ कंज्यूमर टेस्ट टेस्ट। उसमें आपने अक्सर कहते हैं ना हमारी लेबोरेटरी से मंजूर शुदा लेबोरेटरी के टेस्ट हुए हैं एंड आईएसओ सर्टिफाइड है, ये सारा लोग कन्विंस करने के लिए आपको कर रहे होते हैं। उसके बाद है एसोसिएट द एडवर्टाइजर्स चॉकलेट बार विद वैल्यू फॉर मनी। ट्रेंड, आज का ट्रेंड है, अब जैसे आपने देखा होगा शादियों की एड थी, शादी के ऊपर अब हट जाओ तुम, जो बेच रहे हो ये बुंदू खान वाले, निराला वाले, ये जो जो शीरी महल है, ये सारे जो क्या होती हैं मिठाइयाँ, उनको काटने के लिए कि जी बस खत्म करें मिठाइयाँ और चॉकलेट दिया करें, ठीक है? शादियों में भी चॉकलेट बांटे, तो दे आर ट्रेंड सेट कर रहे हैं एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो ये सारा आपको मैं इंटरेस्ट भी आपका यकीनन हुआ होगा इसमें। तो ये तरीका है हाउ टू एडवर्टाइज, हाउ टू कंसिडर योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद हमने ऑडियंस पढ़ा। ऑडियंस के बारे में आपको सवाल जरूर आते हैं, वो पूछते हैं कि जिसके लिए मैसेज लिख रहे हो उसके बारे में क्या जानते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखा है एज द सेंडर ऑफ अ बिजनेस मैसेज यू वांट टू इंश्योर दैट योर मैसेज इज रिसीव्ड, अंडरस्टूड, एक्टेड अपॉन, मिला, उस पे उसको समझा और एक्टेड अपॉन, उस पर अमल हुआ। इफ नेसेसरी हैविंग कनेक्टेड विद द रिसीवर्स मोटिव्स एंड एक्सपेक्टेशंस। और जरूर आप यहाँ तक कि आप ऐसा कर सकते हैं, मोटिव्स का मतलब है नीड्स, आप अपने रिसीवर की नीड को पूरा करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे, आप कंसिडर करेंगे आपका ऑडियंस कौन है। मैंने अभी आपको बताया है आपके एमसीक्यूज में लफ्ज ऑडियंस इस्तेमाल होता है फॉर रिसीवर, एनी सॉर्ट ऑफ रिसीवर, चाहे स्पोकन आपकी बात हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रही है, स्पीच हो रही है, तो भी ऑडियंस है। खत लेने वाला, पढ़ने वाला भी आपका ऑडियंस है, इसलिए आप कंफ्यूज ना करना अपने आप को। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम पर्सनल फैक्टर्स देखने वाले हैं। मुझे अपने ऑडियंस के बारे में क्या जानना है? नंबर 1, रिलेशनशिप, क्या हमारे कॉलीग हैं, क्या मेरे ट्रस्टेड कॉलीग्स हैं, या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी है, या वो मेरी रिपोर्टिंग हायरार्की में कहाँ फॉल करते हैं, मैं उनसे सीनियर हूँ या वो मेरे से सीनियर है, या वो मिडल में आते हैं। तो रिपोर्टिंग हायरार्की का मतलब होता है कि मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ कि मुझे रिपोर्ट करते हैं, कौन सीनियर है। तो आपने रिलेशनशिप आपका उनके साथ क्या है, सीनियर जूनियर या ट्रस्ट है कि नहीं है। अगर आप समझते हैं कि जी कोई और कंपनी के लोग हैं, तो आपको क्या पता कि वो कैसे हैं, आप उनको कभी एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपने इस तरह से बात करनी है कि जैसे आप हर तरह की इंफॉर्मेशन उनको दे रहे होते हैं। नंबर 2 है बैकग्राउंड, उनका प्रोफेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, उनकी स्किल्स, वो किसी चीज के स्पेशलिस्ट हैं कि नहीं, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो होंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इवन आप टेक्निकल जार्गन भी यूज करेंगे तो दिस इज परफेक्टली फाइन विद देम। उसके बाद उनका एजुकेशन लेवल क्या है, कितना पढ़ेंगे, ये आपको, अब आप कहेंगे ये कैसे पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। आपको मैं इंटरव्यू अभी टॉपिक हमने पढ़ना है, आपको बताऊं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, जिंदगी में कभी भी जब तुम इंटरव्यू देने जाओ
किसी को सीवी ड्रॉप करो, तो पता तुम क्या करना, कोशिश कर लिया करते हैं कि समहाउ पता चल जाए कि इंटरव्यू पैनल में कौन कौन बंदा है। अगर तो पता चल जाए तो बहुत अच्छा होता है। फौरन सर्च करो, या वो बंदा आपको कहीं फेसबुक पे मिल जाएगा, या बंदा ज्यादा से ज्यादा, और सबसे इंटरेस्टिंग है आपको लिंक्ड इन, आपको अगर नहीं पता तो चेक करें, लिंक्ड इन पर आपका सीवी, आपका प्रोफाइल पड़ा होना चाहिए। आप अपना लिंक्ड इन पे जरूर अकाउंट बनाया करें। आप अभी से अगर बना लेंगे तो फिर जब तक कि आप पूरा इंशाल्लाह आईसीएमए का कंप्लीट कर लेंगे अपना एजुकेशन, तब तक आपके सर्कल में बहुत ज्यादा लोग होंगे जो आपके फील्ड के होंगे। इससे आपको बहुत आसानी होती है, आपको लोगों को जानने में आसानी होती है, जॉब तलाश करने में भी आसानी होती है, और बहुत सारी कंपनियां लोगों को लिंक्ड इन प्रोफाइल के जरिए भी कांटेक्ट करती है, क्योंकि वहां पर आपका सीवी पड़ा होता है। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई। आज क्लास के बाद आप चेक करना लिंक्ड इन कैसे अकाउंट बनाना है, जिन लोगों ने नहीं बनाया हुआ, और जिनका बना हुआ है परफेक्टली फाइन, उसको अपडेट करते रहा करो। तो हम बात करने लगे हैं कि हाँ, उससे आपको लिंक्डइन पे उस पर्सन का पता चल जाता है, इसने इंटरव्यू करना है पता चल जाता है, कंपनी क्या है, कहाँ से आई है, उसका कौन था पहले मालिक, अब कौन है, ये मालूम करना बहुत आसान है, इंटरनेट के जरिए आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन उनका लेवल, उनका एटीट्यूड इंटरेस्ट क्या है, कि वो एटीट्यूड उनका क्या है, इंटरेस्ट क्या है। अब आप, मुझे याद है कि एक दफा मुझे एक मीटिंग किसी के साथ जानी थी, मीटिंग में जाना था, तो उन्होंने कहा जी फला जो है खातून है वो आपके साथ काम करेंगी और पहले मीटिंग करेंगी आपके साथ। अब इससे पहले कि मैं जाऊं और उसको जानूं कि वो खातून कौन है, और जाकर मैं एकदम सरप्राइज्ड हूँ कि भाई ये तो बहुत पढ़ी लिखी है, ये तो बिल्कुल इसको कुछ नहीं आता, तो मैंने इसको इंटरनेट पर फौरन चेक कर लिया, मुझे सारा पता चल गया। और इवन उस खातून जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उनका काफी जो है स्टे मिडल ईस्ट में था, और फिर वो इंग्लैंड में काफी अरसा रही, और फिर वो पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब पे थी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इससे बहुत फायदा हो जाता है, बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। बिल्कुल अजनबी बन के नहीं रहना, आपने अपनी नॉलेज को रखना है अपडेट जब लोगों से राब्ता करेंगे। तो एजुकेशन देखी, एटीट्यूड इंटरेस्ट, एटीट्यूड मीन वो किस तरह के लोग हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, कहाँ से आए हैं, आपको ये सब पता है। अब हम जब लोगों को मिलते हैं, ट्रेनिंग्स में कराती हूँ, मैं सबसे पहले उनका प्रोफाइल चेक करती हूँ, किस इलाके से बिलोंग करते हैं। एक बंदा, मुझे अंदाजा हो जाता है, लाहौर के लोग और तरह के हैं, इस्लामाबाद के लोग और तरह के हैं, कराची के और तरह के लोग हैं, आप अगर देखते हैं जी गिलगित के लोग हैं वो और तरह के हैं। यानी थोड़ा बहुत आपको उनका ट्रेंड, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स और स्टाइल फर्क होते हैं। तो आप कभी कोई ऐसी बात ना करें जो उनको ऑफेंड कर सकती है, ठीक है, जो उनको किसी भी तरह से नाराज कर सकती है, इस तरह की बात आप नहीं करें। तो ये आपका ये चेक करेंगे। एज फैक्टर, इट मैटर्स अ लॉट, बिलीव मी। ज्यादातर जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, दिमागी तौर पे फारिग होते जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। वो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं करते। आप में से कितने लोग होंगे जो यंग बच्चे हैं, उनकी जो दादियां नानियां, आप जाके चेक करिए, बहुत ही कम दादी नानी या दादा या नाना मिलेंगे, बहुत कम जो बड़े एक्सपर्ट हैं जी सोशल मीडिया पे होते हैं, ठीक है। और कुछ इतने अपने आप को अपडेट रखते हैं, वो हर वक्त सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, इतना अपने आप स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, है ना, बहुत ही स्मार्ट। तो ये क्या है, आपको एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। इसके बाद एक, और फिर लेकिन ना लोगों को हल्का मत लेना, ये ना हो कि वो बहुत ही तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल फैक्टर, ये लफ्ज सीख लो। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर हो गया हालात, इर्द गिर्द का माहौल, उसमें एक फैक्टर होगा फिजिकल और दूसरा होगा साइकोलॉजिकल। फिजिकल से पता क्या मुराद है, मैं जिन लोगों को एड्रेस करने जा रही हूँ वो कौन से वाले हॉल में बैठे होंगे, उस हॉल के अंदर फैसिलिटीज क्या हैं, वहां का एटमॉस्फेयर क्या है, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं आएगी कि बार बार, मैंने तो पहले भी उस हॉल में जी प्रेजेंटेशन दी थी, बड़ा मसला है जी, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, आवाज निकल जाती है, उसका माइक ठीक नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत है, ट्रैफिक बड़ी आती है, डिस्ट्रैक्शंस बड़ी है। अब ये डिस्ट्रैक्शन पता है किस किस किस्म की होती है। एक तो डिस्ट्रैक्शन होती है काम के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान, उनके ऑफिस के लोग आकर उनसे पूछते हैं
भाई आप अगर ट्रेनिंग करवा रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, तो तंग तो ना करो ना। बीच में आ रहे हो, सर ये जरा साइन कर दें प्लीज, सॉरी हमने साइन करवानी है। जो ट्रेनर होता है उसको भी सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है, सॉरी आपको डिस्टर्ब नहीं करना था लेकिन बहुत जरूरी था। इस तरह करके काम हो जाता है। नंबर टू, ऐसा भी होता है कि बाजू का उठ के चले जाते हैं कि जी हमें बड़ी जरूरी बीच में आ गई है, तो डिस्ट्रैक्शन आ रही है। और नंबर टू डिस्ट्रैक्शन आती है जब आप उल्टे वक्त पर उनको कोई मीटिंग बुला ले। मिसाल के तौर पर पहले खाना खूब खिला लिया, अब वो आपके पास आके बैठे सो रहे, खराटे ले रहे, तो आपने ये सारी चीजें, एनर्जी लेवल उनका क्या है, बहुत सुबह बुला लिया आपने, तो ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन करती है। इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसमें, प्री ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं, पहले से ही आपका दिमाग जो है बहुत सारी उसका या बिजी स्केड्यूल है, आप प्री ऑक्यूपाइड है, आपने बड़े काम करने हैं, आपके दिमाग में पहले ही है। आप ऐसे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो पहले से बहुत बिजी हैं, फिर क्या करेंगे, कुछ तो करें ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसके बाद प्रेशर एंड स्ट्रेस लेवल उनका क्या है, क्या उनके पास बहुत काम होता है और बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद है तीसरा, द नीड ऑफ प्रिवेसी, आपको प्रिवेसी की जरूरत है, सेंसिटिविटी है, कॉन्फिडेंशियल खबर है, कभी एम्बैरेसिंग तो नहीं हो सकती, यानी एम्बैरेसिंग कहते हैं शर्मिंदा करना, कि उसमें कोई एम्बैरेसिंग बात तो नहीं हो सकती। इसके बाद है, विल द प्रेजेंस ऑफ अदर इम्पैक्ट द रेसिपिएंट, साइकोलॉजिकली एक और मसला, बाजू का ऐसा होता है कि आप किसी को कोई बात कर रहे होते हैं, वो बंदा बेचारा पूरे तौर पर जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कोई ऐसा खड़ूस किस्म का पास कोई बंदा बैठा होता है जिसकी प्रेजेंस में वो बात नहीं कर सकता। तो आप क्या कहती हैं, व्हाट यू से, कि भाई ये भी मसला है, वो ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं है, ठीक है? उसके बाद है कंसंट्रेशन एनर्जी लेवल, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो और बच्चा साथ बैठा हो, आप देखिए कि बच्चे का क्या हाल है, आप सोचिए कि माँ कहीं ये ना बता दे, बाप कहीं ये ना बता दे, तो ये इस तरह लोगों की प्रेजेंस बहुत इम्पैक्ट करती है। इसके बाद एक कंसंट्रेशन एनर्जी लेवल, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप इस वक्त कितने टाइम किया है और आपकी एनर्जी क्या है। स्ट्रक्चर में एक तो बातें, स्ट्रक्चर में ये है, स्ट्रक्चरिंग अ मैसेज इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट यू आर गोइंग टू से एंड हाउ यू वुड से, उसका वॉल्यूम क्या है, यानी कितनी बड़ी मिकदार है, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है कि नहीं, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन तो नहीं है तो रिपोर्ट बना दो, खत ना लिखना, और उसको आपने टू दी पॉइंट बात को उसमें करना है। सपोर्टिंग डेटा जो है उसका बीच में डालना है, अगर आपने मसलन एक रिपोर्ट है उसमें आपने कुछ सपोर्टिंग डेटा डालना है, तो आपको सिखाया ना मैंने, अपेंडिक्स में डालो, याद है आपको, याद है कि नहीं, कि आपने रिपोर्ट का एक पार्ट होता है अपेंडिक्स जिसमें आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, ये आपने ऐसा करना है। स्प्लिट द मेन बॉडी इनटू लॉजिकल यूनिट्स, अगर एक बहुत बड़ी चीज आप सिखा रहे हो तो आप उसको स्प्लिट करके उसके टुकड़े बना दो, ताकि रिसीवर उसको सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद यूज फ्रीक्वेंट हेडिंग एंड समरीज, आमतौर पे हेडिंग्स भी लिखो और समरीज भी लिखो। आपने देखा होगा बहुत सारी बहुत अच्छी किताबें जब आपको एक चैप्टर पढ़ा देते हैं उसके बाद उसकी समरी होती है जिसमें वो सारा समराइज करते हैं कि तुमने चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो इसी तरह आप बाजुकात बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो तो उसके साथ साथ आप उसको समराइज करते जाते हैं। उसके बाद सिलेक्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, अब आपने क्या किया, जब आपने सारा मटेरियल सिलेक्ट कर लिया कि मैंने ये लिखना है, तो उसकी ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग करोगे रेलेवेंस वाइज, इंपॉर्टेंस वाइज, कि कितनी यानी रेलेवेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राइमरी मैसेज जो है वो कहाँ पे रखना है, कि आपने इसको कैसे रखना है, और आगे लिखा है एनालाइज द टॉपिक इनटू सब टॉपिक, ये सिर्फ आपने समझना है, इसको रट्टा नहीं लगाना, बस सिर्फ जितनी बातें आपको समझ आ गई हैं ताकि आपके दिमाग में कहीं सिंक कर जाएं, और फिर आप इसको अगर कोई सवाल आए तो आपको ये हेल्प कर सके। उसके बाद क्लासीफाई आइडियाज एंड ग्रुप देम लॉजिकल कैटेगरीज में। ऑर्डरिंग द मैसेज, मैसेज को ऑर्डर करना है, आपने कौन सी चीज कैसे कहाँ रखनी है, क्या गुड न्यूज पहले देनी है कि बाद में देनी है, जिसके लिए जैसे आगे लिखा है, रिमेंबर क्लियर मैसेजेस शो लॉजिकल प्रोग्रेशन। लॉजिकल प्रोग्रेशन का मतलब होता है आप अपनी मैसेज में छोटी से बड़ी बात की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो, तो लॉजिकल करो ताकि अगला इस चीज को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, बैलेंस्ड करो। इसके बाद है, अगर आपने गुड न्यूज और बैड न्यूज देनी है, अगली लाइन में लिखा हुआ है, तो प्लीज पहले गुड न्यूज क्यों ना दे दे, पहले बैड न्यूज दे दी तो क्या होगा, बेचारे का दिमाग फॉगी हो गया, उसकी स्ट्रेस बढ़ गई,
वो अच्छी बात भी नहीं सुन सकेगा। उसके बाद है, और उसको कहा जाए ना, नहीं 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 अभी बड़ी अच्छी बात है वो भी तो सुन लो, नहीं जी अब नहीं सुनना। उसके दिमाग के अंदर ना, उसको कहते हैं दिमाग के अंदर कॉर्टिसोल एक स्क्रीशन होती है। वो जब आपके दिमाग से एकदम से आपकी हार्मोनल स्क्रीशन होती है, आपकी बॉडी में आती है, तो आपकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, आपकी विजन, आपकी थॉट फॉगी हो जाती है, फिर आप कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है। और इसके ऊपर ऊपर एक बहुत खूबसूरत टेड टॉक भी है, जो लोग टेड टॉक सुनते हैं वो है कि उसमें स्ट्रेस के ऊपर है कि व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर मच स्ट्रेस्ड आउट। आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आप कैसे करेंगे। और हम में से बहुत सारे लोग इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तरतीब नहीं है। हम बिल्कुल बेतरतीब चलते हैं, हम बेतरतीब काम करते हैं, हमें जो चीज बस आती है कर लेते हैं, और कोई नहीं सोचते कि क्या पहले करना क्या बाद में। इसलिए हम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। उसके बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का लफ्ज आपको मैंने कल भी आपके एमसीक्यूज में कराया था। क्रोनोलॉजी टाइम और डेट वाइज आपने कौन सी चीज पहले रखनी है। अगर आप आए हैं किसी एक आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि क्या पहले दिन वाली तरतीब देनी है कि डेट जो है थर्ड से शुरू हुई, फोर्थ को क्या हुआ, फिफ्थ को क्या हुआ, सिक्स को क्या हुआ, ये बताना है, या सिक्स से शुरू करके पीछे जाना है। इसको कहते हैं कि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे देना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस वाइज आप असेंडिंग ऑर्डर लेते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर ले रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले देकर उससे कम उससे कम उससे कम देते हो, तो आप डिसेंड कर रहे हो, नीचे आ रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आप सबसे जो कम इंपॉर्टेंस वाली चीज पहले देते हो, उससे बड़ी उससे बड़ी, उसे आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी चढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बाद इसका तरीका है स्टाइल का। स्टाइल का मतलब क्या है, बस छोटा सा है ये है। स्टाइल में आपने क्या चीज देखनी है कि कम्युनिकेशन स्टाइल में कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यूजिंग राइट वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर टू अचीव योर मैसेज ऑब्जेक्टिव। आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए ताकि आप करें उस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करें, उस तरतीब से इस्तेमाल करें, लैंग्वेज का पैटर्न रखें ताकि अगले को आपकी बात समझ आए। ये आपका यहाँ तक टॉपिक वो वाला है। सिलेक्टिंग द मीडिया और चैनल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपको याद होगा मैंने आपको मीडिया रिचनेस सिखाया है, याद है आपको, उस पर सवाल आपको जरूर आता है, लेकिन मैं रिवीजन में आपको जरूर बताऊंगी, डोंट वरी। कहाँ पढ़ा हुआ है और किस तरह से है, ये शायद हो सकता है मैंने उसको स्लाइड पे आपको सिखाया हो, बट मैं आपको अगर वो नोट्स में मिसिंग हुआ तो मैं आपको दोबारा से एक दफा बता दूंगी। तो मीडिया सबसे ज्यादा रिच यानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिचुएशन वाइज होता है। यहाँ पर आपने बस ये चीज रिवाइज कर लेनी है कि आपको टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपको अर्जेंसी है, आपने फॉरन इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप फिर क्या करेंगे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप फॉरन ही किसी को कॉल कर लेंगे, सबसे तो अर्जेंट यही हो सकता है, अगर आपके करीब है वो कोई, उसके ऑफिस में चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैसेज कॉम्प्लेक्स है तो उसमें डायग्राम वगैरह इस्तेमाल करो, ग्राफ वगैरह इस्तेमाल करो। कल के आपके इंशाल्लाह टॉपिक में मैंने आपको ग्राफ्स वगैरह सिखानी है, रिवाइज समझ नहीं करनी है, आपको पहले आते होंगे, मैंने पहले पढ़ाए नहीं आपको, लेकिन आपकी जो हर्टा मर्फी की बुक है उसमें ये दिए गए हैं। तो आपको जैसे कल मैंने पाई चार्ट पे लाइन ग्राफ पे सवाल दिए थे, इस तरह मैं समझती हूँ कि आपको सवाल आने चाहिए, तो हम ये इंशाल्लाह कर लेंगे। और आप बेशक बहुत सारे अगर बच्चों को आप जानते हैं, लोगों को जो आपके साथ हैं, अगर किसी न किसी के साथ आपकी दोस्ती है तो आप जरूर चेक करेंगे। कुछ स्टेशन पर, ये बात मैं बार बार कर चुकी हूँ, कुछ स्टेशन पर बच्चों ने फीडबैक ये दिया होता है कि वहां सिर्फ सीए की बुक पढ़ाई जा रही होती है, ठीक है, और कुछ जगहों पर सिर्फ आईसीएमए की बुक पढ़ाई जा रही होती है। लेकिन कुछ बच्चों का मुझे फीडबैक ये मिला, आईसीएमए की बुक जो है ना, इट इज एक्चुअली आरएफएस बुक है या एक स्पोर्टिंग नोट्स है, ये आपको इदारे की तरफ से रिकमेंडेड बुक नहीं है। तो उसका ये होता है कि बहुत सारे सवाल वहां से सेट नहीं हुए हुए। कुछ बच्चों ने मुझे बिल्कुल ये कहा है कि वो अननोन से लगे सवाल, उसकी वजह ये है कि उन्होंने सारा एरिया कवर नहीं किया था। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको हर तरह के एरिया कवर करें, और इंशाल्लाह जो रेगुलर क्लासेस पढ़ते पढ़ते आप पेपर देने चले जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप आराम से पेपर करेंगे और फॉर्मेट वगैरह रिवाइज करेंगे सारा कुछ इंशाल्लाह। तो आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेट वगैरह, जो आपका लेटर वाला सिलसिला भी, और साथ ही मैं आपको कल
टारगेट भी दूंगी इंशाल्लाह। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, रिटर्न रिकॉर्ड अगर आपने रखना है उसके लिए आपको ऑडिट ट्रेल चाहिए, तो इसलिए आप रिटर्न मैसेज देंगे। ऑडिट ट्रेल याद है आपको? ऑडिट ट्रेल रिवाइज कर रही हूँ फिर से, ये बहुत दफा आपको बताया, यानी प्रीवियस रिकॉर्ड, उसे ऑडिट ट्रेल कहते हैं। यानी पुराने एविडेंस, जैसे कि ईमेल के अंदर होते हैं, आपने मुझे ईमेल की, मैंने उसको रिप्लाई किया, आपने उसका रिप्लाई किया, वो ईमेल उस वक्त क्लाउड पे पड़ी हुई है, आपको हमेशा वो मिलती रहेगी। उसके बाद सेंसिटिविटी, अगर मैसेज सेंसिटिव है तो आपने ध्यान से देना है, उसके लिए आपने फेस टू फेस डिस्कशन कर लें, और जब स्पेशली आपने बैड न्यूज देनी हो तो आपने फेस टू फेस डिस्कशन करना ज्यादा जरूरी है, या कोई सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद कॉस्ट, अगर आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तो उसके लिए आपको क्या ध्यान करना है कि मैसेज जो है, एम्प्लॉय टाइम इज एक्सपेंसिव, यहाँ पे कॉस्ट से मुराद ये कि आप कॉस्ट वहां पे नहीं देखेंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे अगर आपको फौरन कोई चीज भिजवानी है। इसके बाद इंटरेक्शन का मतलब है मुझे आपसे मुलाकात करनी है, मेरा आपसे बात करना जरूरी है, इंटरेक्शन जरूरी है, आपके साथ फेस टू फेस बात करना जरूरी है। इज देयर एनी नीड फॉर इंस्टेंट फीडबैक एंड स्पॉन्टेनिटी? स्पॉन्टेनिटी मीन अचानक कुछ, और वैसे भी आपको बताऊं एक बात, जो स्पॉन्टेनियस बात होती है ना, बहुत नेचुरल होती है, उसमें बनावट नहीं होती, एकदम कहते हैं ना मेरे से, ओह मेरे मुंह से निकल गया था, जैसे कहती हैं कि ये एक स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन ध्यान करना चाहिए, अपने दिमाग को हाजिर नाजिर करके, और एकदम से इमोशनल नहीं हो जाना चाहिए कि हम मैसेज गलत दें। तो ये आपको कुछ चीजें थोड़ी सी मैंने समझाई हैं कि मीडिया को सिलेक्ट करते हुए इन चीजों का ख्याल करना जरूरी है। अगला एक टॉपिक आ गया है, ये कहीं इससे रिलेटेड, लेकिन हमें अलग से छोटा सा एक नोट है, समझ लो, क्योंकि एक और नोट रह गया, ये मैंने आज जब नोट्स कंप्लीट किए तो मुझे याद आ गया कि हर्टा मर्फी की बुक में है, वो कल मैं इंशाल्लाह करा दूंगी, उसमें आपने शुगर कोटेड वर्ड्स किस तरह बोलने हैं वो मैं आपको सिखा दूंगी। अच्छा, ह्यूमर का मतलब है मजाक, और सैरकैज़्म कहते हैं तंज को। यहाँ पर है ह्यूमर, सिर्फ ह्यूमर। बी केयरफुल व्हेन एम्प्लॉइंग ह्यूमर। लफ्ज एम्प्लॉइंग का मतलब क्या है? इस्तेमाल करना। वैसे एम्प्लॉय करना होता है किसी को नौकरी पे रखना, यहाँ है इस्तेमाल करना। आप जब ह्यूमर को एम्प्लॉय करेंगे, इस्तेमाल करेंगे विद इन अ मैसेज, ऑन द पॉजिटिव साइड, अब आप गौर करें, अगर पॉजिटिव इसकी साइड देखें, इट कैन इंक्रीज अटेंशन एंड अवेयरनेस, ऑल्सो गेन एक्सेप्टेंस बाय ब्रिंगिंग द ह्यूमन टच टू एन आर्गुमेंट। मिसाल के तौर पर मैं कभी कभार आपको जैसे पढ़ाते वक्त कोई थोड़ी फनी बात कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई बात अगर मेरे ज़हन में आई तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, इससे आपको फील होता है ह्यूमन टच। वरना तो आपको लगे कि टीचर बोल रहा है या बोल रही है, ऐसा लगता है मशीन है, और मशीन में से वो एक है ना, वो सिरी जो प्रोग्राम है, आप पूछते हैं दैट्स आंसरिंग, इट्स लाइक दैट कि जैसे मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया, ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग, इट सीम्स लाइक दिस। लेकिन जब आप कोई फनी बात थोड़ी कर लेते हैं तो इट इज गोइंग टू बी एडिंग टू सम ह्यूमन टच, कि आप इंसान फील आती है। लेकिन on the negative side, it may distract attention from the main messages, may not appeal to all cultures, moods, and may also undermine credibility. Undermine किसी चीज की ताकत को कम कर देना, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को कम कर देना। क्रेडिबिलिटी का मतलब है एतबार, लोगों को एतबार ही नहीं रहता, ये तो बंदा सीरियस ही नहीं है, ये क्या बात करता है, ये तो सही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हर कल्चर में, ये बात कल्चर से मुराद सिर्फ ये नहीं जो मैं भी आपको सिंध और बलूचिस्तान और जो है केपीके या पंजाब का कल्चर बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही हूँ। कल्चर का मतलब ये भी होता है योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप गाड़ी सड़क पे हो, तो आप सड़क पे जब होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ है, बड़ी टाई शाई लगी हुई है, जबरदस्त स्मार्ट तरीके से ड्राइव कर रहा है, तो आपको या तो लगता है कि किसी बहुत ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोडक्ट है, तो नंबर 2 अगर नहीं है, बैंकर है, आप कहते हैं यार ये बैंकर होगा। बैंक वाले जो है वो टाई शाई लगा के बड़े सेट होके बैठे होते हैं ना, तो ये आपका, बिकॉज उन्होंने उनका उनका उन सारे बैंक्स का ये कल्चर बन गया है। और वैसे भी आप अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं, आपने पैसा कहीं लगाना है, रखना है, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा ना कि शैबी से किस्म का आपका जो है, यानी
जैसे कहते हैं ना, बहुत ही अनस्मार्ट लोग लग रहे होते हैं, बहुत ही अनटाइडी लग रहे होते हैं। अनटाइडी समझते हो? नीट नहीं लगना। टाइडी कहते हैं नीट, वेरी नीट। तो वो आपको नीट नजर नहीं आते। अच्छा, इसके बाद हमने ये पॉइंट खत्म खत्म हो गया। अगला एक पॉइंट है ओरल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये उसका थोड़ा सप्लीमेंट है, थोड़ा सा आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव फेस टू फेस कम्युनिकेशन include the generation of new ideas, instant feedback, exchange of views, cooperation, rapid dissemination, तेज खबर का फैलाना of information। तो आप फेस टू फेस जब कम्युनिकेशन करते हो तो नए आइडियाज जनरेट होते हैं, फॉरन फीडबैक मिलता है, आपके व्यूज एक्सचेंज हो जाते हैं, लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। जो लोग सामने बैठे हैं, एक फील आती है, प्रेजेंस बहुत बेटर करती है और तेजी से खबर फैलती है। However, for it to work, people need to know the reason for the discussion, actually be able to communicate and also have the discussion effectively, और उनको ये देखना चाहिए कि वो अच्छी तरीके से बात कर सके। इसके लिए आपके पास लिसनिंग अच्छी करना बहुत जरूरी है। आपको काफी अच्छे नोट्स आपके पास मौजूद हैं। मैं फिर रिमाइंड कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में की चीज अटक जाए। लिसनिंग पर आपको बहुत सवाल आते हैं, ये आप अपने नोट कर लें कि आपको लिसनिंग के टॉपिक से, 7 C's के टॉपिक से, रिपोर्ट की टाइप से और लेटर के पार्ट से, लेटर की टाइप्स पे आपको ये लाजमी सवाल आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी जैसे जैसे नोट्स हम यानी उसके गो थ्रू करेंगे। लिसनिंग के लिए लिखता है लिसनिंग स्किल, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज ऑल इम्पैक्ट ऑन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब यहाँ प्रेजेंटेशन से ये मुराद नहीं है कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, स्लाइड्स दिखाई। प्रेजेंटेशन से मुराद है आप अगर बैठे हैं कहीं पर, आप अपना खत दिखा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, दिस इज योर प्रेजेंटेशन, द पर्सनालिटी प्रेजेंटेशन। तो आप इसको भी कहते हैं गुड्स लिस्ट। अब हमने जो टॉपिक लिसनिंग का आपने पढ़ा, ये उसके अंदर एडिशन आ गया है कि जो अच्छे लिसनर हैं उनकी क्वालिटीज कुछ तो मिलती जुलती हैं, कुछ थोड़ी सी फर्क लफ्ज है। ये चूंकि सीए की बुक से है, बड़ा प्रोमिनेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहूंगी आप इसको देख लें। लिसनर अच्छा रिटेन करता है ओपन माइंड, अपना माइंड खुला रखता है। अवॉइडिंग बायस, वो न्यूट्रल रहता है, बायस नहीं, फेवरेटिज्म को नहीं लेके आता, जजमेंट नहीं लेके आता। नंबर 2, दे ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करता है, यानी कि उसको पता है कि क्या चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, अपना फोकस रखता है और उसको इस चीज का पता है, अवेयर दैट अटेंशन इज टिपिकली ग्रेटेस्ट एट द स्टार्ट एंड एंड, कि जब आप किसी बात को सुन रहे हैं तो अगर आप शुरू का टॉपिक इंट्रोडक्शन ना सुने तो आपको पूरी बात समझ नहीं आएगी, और अगर आप सारा कुछ सुन चुके हैं तो कंक्लूजन भी सुन लें ताकि पता चले कि आखिर में क्या ऑफर कर रहा है ये जो प्रेजेंटर है, ये आपको क्या ऑफर कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रेजेंटर आता है, वो कहता है कि जी हमारी चीजें आप आगे मार्केट करें, हमारे पास ये फीचर्स हैं, तो आप फिर क्या करेंगे, आप उसको पूरी तरह नोट डाउन करेंगे। उसके बाद दे आर इंटरेस्टेड का मतलब है एंड मेक एफर्ट, वो पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको सुनेंगे। हैव अ रडार फॉर पिकिंग अप मेन आइडिया, उनके दिमागों में एक रडार लगा हुआ है, यानी एक्टिव रहते हैं, वो फौरन ही मेन आइडिया को पिक करते हैं एंड सपोर्टिंग एविडेंस और की इश्यूज को फर्क कर सकते हैं। यानी मेन आइडिया क्या था और उसके सपोर्टिंग जो आइडियाज हैं उनके बीच में उनको फर्क करना आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि बॉस ने मेन बात क्या बताई है और बाकी बातें तो सपोर्टिंग है। इसके बाद दे वेट फॉर इंटरप्शन, वो बिल्कुल नहीं इंटरप्ट करते, पहले सुनते रहते हैं कि शायद पूरी बात हमें समझ आ जाए। क्रिटिकल लिसनिंग करते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं चीजों को, ठीक है, और वो बाइस्ड नहीं होते। और सॉरी ये चेक करते हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स है मैं समझा देती हूँ। असेस व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल बायस। आप दूसरों को असेस करते हैं और देखते हैं कि इस बंदे की बात में कोई बायसनेस तो नहीं है, कहीं वो न्यूट्रल है
या वो 2 नंबर बातें कर रहा है। और ओमिशन का मतलब है कोई ओमिट करना, यानी कोई उसने बात निकाल तो नहीं दी, या कोई assumption तो नहीं उसके जिसको वो एज अ फैक्ट बता रहा है। इसके बाद दे आर प्रिपेयर टू लिसन, और पूरा फोकस रखते हैं मैसेज को ग्रैस्प करने का। और दे ऑफन टेक नोट्स का मतलब है कि वो लिखकर भी नोट लेते हैं, और फिर वो अपने दिमाग में भी नोट्स लेते हैं, नोट डाउन करते हैं। ये हो गया लिसनर। इस वक्त हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन, उसमें लिसनिंग ओरल का पार्ट है। इफ यू आर गुड लिसनर यू कैन स्पीक गुड, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन कम्युनिकेट एज वेल। अगला पॉइंट है, एक टॉपिक है कमेटीज। अब आपने ये जिक्र हर्टा मफी में है और सीए की बुक में भी है, ये मैं आपको सिर्फ सिखाना चाह रही हूँ कमेटीज क्या होती है। आपने मीटिंग बहुत डिटेल में मेरे से पढ़ लिया है, उसमें एजेंडा मिनट्स सब पढ़ लिया। कमेटी का जो आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, वो भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट आपका मीटिंग जैसा है, लेकिन ये थोड़ी उससे इनफॉर्मल है। अब आप कहेंगे ये कमेटी क्या होती है? मेरी तो अम्मा कमेटी डालती है, ठीक है। और बाज जो खवातीन है वो बहुत ही टची अगर हो तो दे गो फॉर कमेटी पार्टीज, है ना, वो पार्टी करती हैं, जिसकी कमेटी निकलती है वो खाना देती है। इस तरह की भी लोगों में बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना। तो या मर्द भी, वो भी कमेटी डालते हैं, और पता नहीं क्या क्या, मैं रिक्शों के पीछे लिखा होता है लकी कमेटी और पता नहीं क्या। वो तो पैसे पूल करके तो कमेटी निकलती है। ये कमेटी कौन सी है? अब ये कमेटी क्या है, मैं और आप कौन नहीं वाकिफ कमेटियों से। जो कोई भी गवर्नमेंट आती है वो कोई ना कोई कमेटीज बना लेती है, फला चीज की कमेटी, फला चीज की कमेटी फैसले करती है। अब सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने हमेशा कमेटी देखी है वो रूते हलाल कमेटी, है ना। वो कमेटी क्या करती है, आपको जिस तरह जिसके साथ फवाद चौधरी का हमेशा वो रहता है, टसल रहती है ना। वो कहता है कि क्यों पैसे देते हो, मुझसे देख लो, मैं दूर आपको कंप्यूटर से बता देता हूँ कि कब चांद निकलेगा, ठीक है। तो वो हमने हिलाल रूयत हिलाल कमेटी बनाई है। इस तरह की बहुत सारी कमेटीज, कुछ पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उसमें तो बहुत ही बदनाम थी हर चीज की कमेटी। अब हम बनाते हैं कि एक एक कंपनी है, उसके अंदर भी आपने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी क्या करती है, आपको कुछ नाम याद करने हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले कमेटी की डेफिनेशन है, ये मैंने इंटरनेट से ली है। अ ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन बाय अ लार्ज ग्रुप। बड़े यानी बड़ी कंपनी वाले लोग जो हैं वो बनाते हैं, यानी छोटी कमेटी बना देते हैं, एंड टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। और उसमें ज्यादातर उस ग्रुप के मेंबर्स भी हो सकते हैं, एक बड़े ग्रुप के मेंबर्स भी कमेटी बनाते हैं। इसकी मिसाल देती हूँ, यहाँ लिखा है मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एम्प्लॉय कमेटी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती हैं। सबसे पहले है न्यू प्रोडक्ट कमेटी। अब ये क्या होती है, कंपनी के अंदर से ही आपने लोगों को लिया, वो एनालिसिस करेंगे कि जो आप नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, आप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उसको एनालाइज करेगी, उसको असेस करेगी, और देखेगी क्या फिजिबिलिटी बनती है कि नहीं, कि क्या हम नई प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करें कि ना करें, उसका क्या फायदा होगा। उसे कहते हैं न्यू प्रोडक्ट कमेटी। उसके बाद है रेम्यूनरेशन कमेटी। ये असल में, अगर आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती हैं, यानी जो मालिक होते हैं कंपनी के, पैसा डाला होता है, उनमें से कुछ लोग एक सब कमेटी बनाते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से ही लोग होते हैं। वो एग्जेक्टिव्स के रिम्यूनरेशन, सेटिंग एग्जेक्टिव्स रिम्यूनरेशन, वो यानी जो एग्जेक्टिव लोग कौन होते हैं, जो कंपनी के लिए काम भी करते हैं, पैसा भी लगाया है, काम भी करते हैं। नॉन एग्जेक्टिव होते हैं जो कंपनी के लिए काम नहीं करते बस सिर्फ पैसा लगाते हैं। तो एग्जेक्टिव जब काम करते हैं तो उनको कितना पैसा देना है, उनको कितनी सैलरी देनी है, उसके लिए एक रिम्यूनरेशन कमेटी बन जाती है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से ही जो है डायरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद एग्जेक्टिव कमेटी हो गई। अब ये खुद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर ही वो कमेटी है, या ट्रस्टीज होते हैं जो कंपनी की गवर्निंग को और उसकी कैसे लीड करना है उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे ट्रस्टीज भी लिखा है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज क्या होते हैं,
ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पता किसके होते हैं? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहते हैं, जो प्रॉफिट की होती हैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि कमेटीज जो बनाती हैं वो कहाँ से ताकत उनकी आती है, बेनिफिट कहाँ से आता है? कंसोलिडेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एंड द एबिलिटी। यानी अगर मैंने कमेटी बनाई, ये कॉन्सेप्ट आता है सिनर्जी का। आपको मैंने वर्ड सिनर्जी सिखाया है, SYNERGY। सिनर्जी का मतलब है आप अपनी पूल करते हो, इकट्ठा करते हो अपनी एक्सपर्टीज या महारत को। तो पावर भी आपकी इकट्ठी हो गई, आप कुछ डिसाइड कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है फैसला करने की, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप डिसीजन कर सकते हो। कमेटी के पास ये सारा कुछ क्या होता है? फायदा। और दूसरा बेनिफिट क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है नए आइडियाज जनरेट करना, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं व्हेन द कमेटी ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स। डिफरेंट एबिलिटीज एंड स्किल्स के लोग इकट्ठे होते हैं तो नए आइडियाज जनरेट होते हैं, तो कमेटी के ये फायदे। अब यहाँ पर सक्सेसफुल कमेटी के फायदे हम पढ़ने जा रहे हैं कि सक्सेसफुल कमेटीज क्या होती हैं। बस यही इसका टॉपिक का लास्ट पार्ट है। बेनिफिट आउटवे कॉस्ट। इस बात का मतलब क्या है? आउटवे का मतलब है वजन का बढ़ जाना। बेनिफिट वजन में ज्यादा होते हैं, कॉस्ट कम रह जाती है। तो आप ज्यादा बेनिफिशियल होती है जब कमेटी बनाना, उसका फायदा हुआ तो कॉस्ट हम भूल जाएंगे। कॉस्ट क्या होती है? इकट्ठा करना, उनको बिठाना, खाना वाना खाते हैं, ट्रेवल करते हैं, अगर टाइम लगाते हैं तो वो सारा कुछ कोई मसला नहीं रहता जब आप बेनिफिट ज्यादा होते हैं। मेंबर्स कलेक्टिवली हैव द एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। और जो मेंबर्स हैं उनके पास एक मुनासिब एक्सपीरियंस और स्किल्स भी होती है। चेयरमैन इफेक्टिव लीडर होता है, लीडर कह लें। कमेटी वेल डिफाइंड एरियाज ऑफ अथॉरिटी है, आपको ये गाइड किया जाता है कि आपके इख्तियारात क्या क्या है। वेल डिफाइंड एरियाज ऑफ अथॉरिटी का मतलब है आपके इख्तियारात क्या है, टाइम स्केल क्या है, कितने वक्त में आप काम करेंगे, और कमेटीज का स्कोप क्या है, ये आप उनको लिख कर बताते हैं। अदरवाइज कमेटी बनाने का फायदा कोई नहीं। उसके बाद कमेटी का अप्रोप्रिएट साइज, मुनासिब साइज है। अगर आप बहुत ज्यादा लोग, अगर आपके पास बहुत ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा? आप एक जो है यानी जिसे कहते हैं ना, एक पेज पर नहीं आ सकेंगे, आप एक ओपिनियन पे नहीं आएंगे। उसके बाद है मिनट्स आर टेकन। यहाँ पर आपने मिनट्स का पहले भी लफ्ज सुना है, यहाँ पर है रिकॉर्ड रखना। जो आपने पहले मिनट पढ़ा था, मीटिंग का रिकॉर्ड है। यहाँ पे कमेटी जब अपना डिस्कशन वगैरह कर लेती है तो उसके मिनट्स भी बनाती है और लोगों को सर्कुलेट कर देती है। ये भी एक इसके अंदर पॉइंट है। अगला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन का ही है, थोड़ा सा फर्क है। आपने अक्सर ये सुना होगा लफ्ज टीम ब्रीफिंग्स क्या होती है? ब्रीफिंग कहते हैं किसी को गाइड करना। जैसे मैंने आपके पास आपकी टेबल पे आई, मैं आपकी सीनियर हूं, मैंने आपको कहा कि जी मिस सारा, आपको मैंने ब्रीफ कर दिया था कि आपने क्या क्या करना है। मिस्टर अब्दुल्ला, आपको मैंने ब्रीफ कर दिया था, यानी आपको गाइड कर दिया था। तो टीम ब्रीफिंग का मतलब क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आज का दौर टीम्स का दौर है। बहुत ज्यादा लोग टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वर्चुअल टीम्स हैं, अपने घर बैठे लोग काम कर रहे हैं। जैसे गूगल फॉर इंस्टेंस के लिए लोग काम करते हैं, तो थोड़े से लोग उसके डेटा सेंटर में मौजूद होते हैं, बाकी सारे के सारे लोग जो हैं अपने घर से काम कर रहे होते हैं। तो आपके पास वर्चुअल टीम्स है। तो अब यहाँ पर टीम की बात हो रही है, वो टीम जो ऑफिस में टीम बनी, एक कंपनी में टीम है, वो लोगों को एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड उनको इकट्ठा करती है और उनको ब्रीफ करती है। अब ये होता क्या है, हम पढ़ लेते हैं। अब ये जो मैंने स्टार्ट में लिखा है ये इंटरनेट से मैंने डेफिनेशन ली है क्योंकि बुक में बहुत अच्छी नहीं थी। टीम ब्रीफिंग brings managers together with their team on a face-to-face basis so that information can be delivered, questions asked, feedback collected.
आप हर हफ्ते हम इकट्ठे होते हैं, एक मीटिंग सी रखते हैं। आप जो है, मैं आपसे फीडबैक लेती हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी करते हैं। Our team briefing system is an excellent way to enable communication upward, downward, sideways throughout an organization. यानी आप समझ लें कि टीम ब्रीफिंग एक फॉर्मल तरीका है जो आप कम्युनिकेट करते हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनफॉर्मल टच आ जाता है और सारे लेवल आपस में मर्ज कर जाते हैं, जिस तरह आपने डायगोनल कम्युनिकेशन में पढ़ा था। लेकिन टीम ब्रीफिंग इस तरह भी है, जिस तरह मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था, नेटवर्किंग, यानी मिडल मैनेजर का आपस में बात करना। तो ये भी वैसा ही है कि आप एक टीम बनाते हैं और हर लेवल के लोग आपसे उस टीम में मौजूद होते हैं, वो आपसे बात करते हैं। इसके बाद है टीम ब्रीफिंग आर कॉमन इन द मॉडर्न वर्किंग एनवायरनमेंट एज एन एड मीन मदद टू इंक्रीजिंग कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कफोर्स का मतलब है एम्प्लॉइज, काम करने वाले लोग, जॉब करने वाले वर्कर्स। यहाँ वर्कफोर्स से मुराद कोई भी बंदा किसी लेवल का, चाहे वो बॉस है, चाहे वो जूनियर है, वो सारे आप लोगों को जो कि वहां पे उसके नाम पे यानी उसकी एम्प्लॉयमेंट में आते हो, आपको वर्कफोर्स कहा जाता है। They are also used to communicate management decisions in the hope that this will reduce disturbance. अगर मैंने टीम को ब्रीफ किया, मैंने इकट्ठा किया, उसको सारी बातें बताई, इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होएगी। लिमिट र्यूमर्स, कोई अफवाहें नहीं फैलेंगी, ना ग्रेप वाइन को ज्यादा कहते हैं आप इनकरेज करोगे। विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज के हवाले से आपने बताया, कोई र्यूमर नहीं फैलेंगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी प्लान्स के हवाले से, कंपनी की प्रोग्रेस के हवाले से, या एटलीस्ट टीम के प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसके हवाले से, एंड पर्सनल इश्यूज। ये कुछ लोग पर्सनल बोलते हैं, पर्सनल का मतलब है लोगों के बारे में, जो भी वहां के लोग होते हैं। ठीक हो गया? तो मेनी टीम्स हैव वीकली टीम मीटिंग। ये टीम ब्रीफिंग का टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक है, बस इतना सही जितना कि मैंने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्फ्रेंस क्या होती है, तो आप कहेंगे कॉन्फ्रेंस आर यूजफुल वे ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर अ लार्ज मेंबरशिप स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, सच एज ट्रेड यूनियन के लोगों की कॉन्फ्रेंस है, प्रोफेशनल बॉडी की कॉन्फ्रेंस है, अकाउंटेंसी नेटवर्क कॉन्फ्रेंस है, या आप आसान अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो एक बड़े लेवल पर लोग मेंबरशिप उनकी होती है। मिसाल तौर पर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें क्या होता है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज के स्कॉलर्स उस कॉन्फ्रेंस में आकर एड्रेस करते हैं और उन्होंने जो जो रिसर्च की होती है, जो जो चीजें टॉपिक होते हैं उन पर बात करते हैं। डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, वो अपनी अपनी एरिया में जो जो उन्होंने नई चीजें करते हैं उसको वो कॉन्फ्रेंस में लेकर आते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक खातून थी, तो वो बीमार हुई बहुत ज्यादा। तो उनका उनको उस जमाने में ये डेंगू फीवर बहुत ज्यादा हुआ था पंजाब में, बहुत ज्यादा, और लोगों की बहुत सौ की डेथ हुई, बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी वो दैट वाज नॉट काइंड ऑफ पैंडेमिक पूरे दुनिया में, तो या खुदा ना सब पूरी कंट्री में नहीं था, ज्यादा पंजाब में हुआ था। तो उनके जो सिम्टम्स आए बाद में, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह जब हुआ, दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो डॉक्टर ने कहा, या उनके जो न्यू जो वहां पे हाउस जॉब कर रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि क्या आपका नाम शो किए बगैर आपकी स्लाइड्स, आपके जो ब्लड का जो रिपोर्ट और ये सारी चीजें, क्या हम कॉन्फ्रेंस के लिए या स्टूडेंट की क्लास के लिए यूज कर सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, आप कर लें, इसमें कोई मसला नहीं। तो वहां पर जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप अपना पर्सनल जेन्युइन नॉलेज देते हो। और ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल। ये हम पहले पढ़ किया है, यहाँ थोड़ा सा बेहतर है, आप इसको ध्यान से देखिए।
जी, अभी हमारा टाइम बस थोड़ा-सा रह गया हुआ है और अगर आपने कोई क्वेश्चन भी करनी है तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ठीक है? और कोई भी चीज़ आप मुझसे शेयर करना चाहते हो आप मुझे कर लो। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है ओरल के? नटशेल, ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस इंक्लूड इट्स टाइमलीनेस, स्विफ्ट इमीडिएट, फौरन के फौरन, इंटरैक्शन, फौरन बात हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लोग फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं आपकी बात सुनकर अपने चेंज कर सकती हूँ, अपने अपने ओपिनियन को, अपने डिसीजन को, जनरेट्स इंस्टेंट फीडबैक, फौरन फीडबैक मिलता है। और सबसे बड़ी बात, कंबाइंस नॉन वर्बल सिग्नल विद वर्बल सिग्नल, आप वर्बल को नॉन वर्बल के साथ मिक्स करते हो। आपको याद है मैंने आपको सिखाया था, सबसे फास्ट, सबसे रिच मीडियम वो होता है, यानी मीडिया रिचनेस की बात कर रही हूँ, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही क्या करते हैं, आपस में मर्ज हो जाती है। तो कब होते हैं? जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, स्पेशली फेस टू फेस, क्योंकि फोन भी ओरल है लेकिन वहां पर इतना नहीं होता। इसके बाद डिसएडवांटेजेस इंक्लूड मिसपरसेप्शन हो जाती है, मिसाल के तौर पर लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, यानी मिसपरसेप्शन इसलिए कि आपने कोई बात की, मुझे समझ नहीं आई, आप घर आते हो, वापसी पे आते हो, आपका दिमाग सोचता है क्या कहा था, आप भूल गए। लेकिन लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, उसका कोई लिखत पढ़त नहीं होती, उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए कोई यानी आप गलती कर सकते हो। और ब्रैकेट में लिखा है मेमोरी कैन बी अनट्रस्टवर्दी, मेमोरी इज नॉट ट्रस्टवर्दी, इज नॉट रिलायबल, आपकी यानी मेमोरी पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्टवर्दी क्या चीज होती? काबिले एतबार। अनट्रस्टवर्दी, इस पे आप एतबार नहीं कर सकते। द नीड फॉर स्पॉन्टेनिटी, इसमें फौरन के फौरन आपने चूंकि जवाब देना होता है, स्पॉन्टेनियस देना होता है, तो लेस प्लानिंग टाइम आपके पास होता है, आप प्लान नहीं कर पाते। द फैक्ट दैट डोमिनेंट पर्सनैलिटीज कैन प्रिवेल, एक और मसला, ओरल गुफ्तगू हो रही हो, मीटिंग हो रही है, टीम ब्रीफिंग हो रही है, या आप कॉन्फ्रेंस में है, तो डोमिनेंट पर्सनालिटीज जो होती है ना, वो क्या करती हैं? कैन प्रिवेल, प्रिवेल छा जाना, वो छा जाती हैं गुफ्तगू पर, रादर देन द मोस्ट लॉजिकल ऑब्जेक्टिव आउटकम, और कोई लॉजिकल या कोई ऑब्जेक्टिव मीन न्यूट्रल आउटकम नहीं निकलता। और जो बंदा बहुत बोलता है, अक्सर उसके पीछे लगकर लोग फैसला कर लेते हैं। And the fact it can be more difficult to control the process with large number of individual, अगर ओरल आपने कम्युनिकेशन बैठा ली और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं टीम के अंदर, तो आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका, और मैं बताती चलूं आपको, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर आपकी रिकमेंडेड बुक्स में बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। फर्क पूछेंगे आपसे, ठीक है? अक्सर सवाल आते हैं, मैं आपके साथ इंशाल्लाह सवाल भी ये सारे कर लूंगी। और आपको ये बात समझ आ गई, मैं देखती हूँ, मेरा ख्याल है कि कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, इसका मतलब है एवरीथिंग इज क्लियर, आप नहीं कुछ भी बात पूछना चाह रहे। तो अब आपने ये जो टॉपिक्स हैं थोड़े थोड़े, इसको आपने रिवाइज किया, और जब आपको ये मिलेंगे, जहां मैंने हाईलाइट किया है उसको जरा ज्यादा समझ लेना, बाकी को रीड कर लेना, बस इतना ही काफी है, ठीक है? और ये बता, हाँ ये बात है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, इसके ऊपर आपको सवाल बहुत आते हैं, ठीक है? और कल का टॉपिक एक है कॉन्फ्लिक्ट का, ज्यादा नहीं टाइम लेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हमने पढ़ लेना है। और आपको साथ ही मैंने ऑडियो विजुअल एड, वो कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपका, वो कहते हैं ना, ये हफ्ता कैसा रहेगा, ठीक है? अब आपको मैंने ये नहीं करना कि आपके हॉरोस्कोप मैं बताऊं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आपका हफ्ता कैसा चलेगा, आपने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवाइज करना है, ठीक है? और प्लीज वो सारा सारा कर लो मेरे साथ, ताकि मैं इस चीज को, जो मुझे समझती हूँ कि चीजें आपको क्या एंड में बहुत ही, वो कहते हैं ना, एक दफा करवानी होती क्विकली रिवाइज, तो मैं आपको कराती जाऊंगी और मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, आपके लिए भी। और जब मैं आपसे बात करूं तो मुझे अंदाजा हो कि मैं एक बहुत पढ़े लिखे लोगों से बात कर रही हूँ, जो वेल रेड है, ठीक है? कहते हैं ना, जो लोग बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, वो दो तरह के होते हैं। वेल रेड, बहुत पढ़ा होता है, वेल एजुकेटेड की बात नहीं करी, वेल रेड बहुत पढ़ा होता है, उन्होंने हर तरह का लिटरेचर पढ़ा है, उन्होंने
हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है? और एक होते हैं वेल ट्रेवल्ड, जिन्होंने अच्छा सफ़र किया होता है, जगह-जगह गए होते हैं, तो अब उनका नॉलेज जो होता है वो कंपेरेबल नहीं होता, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। बस जी हमारा टाइम खत्म हो गया, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे और मैं कल आपको फर्दर वीक के लिए सब गाइड कर दूँगी। कल मिसलेनियस टॉपिक्स इंशाल्लाह खत्म हो जाएँगे, मोस्ट लाइकली मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 100% के ये हो जाएँगे और ताकि मैं आपको साथ गाइड भी कर सकूँ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।